हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, जो आपके टिश्यू चैप्टर क्लास 9th बायोलॉजी का एक टॉपिक है। कनेक्टिव टिश्यू उसको पढ़ने वाले हैं आज हम। अभी तक हमने इस टिश्यू चैप्टर को में हमने प्लांट टिश्यूज़ डिस्कस कर लिए, एनिमल टिश्यूज़ भी डिस्कस कर लिए। एनिमल टिश्यूज़ में हमने एपिडर्मल या एपिथेलियल टिश्यूज़ डिस्कस करें। अब ये सेकंड टाइप के टिश्यूज़ हैं एनिमल टिश्यू में। हम अपना चैप्टर टिश्यू ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका सेकंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें भी सब टाइप्स हैं और इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत है और सब इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। आई होप आप लोग को ये बोरिंग चैप्टर मज़ेदार लगे। ऑल्दो 9th क्लास की बायो में ये चैप्टर्स काफ़ी बोरिंग लगते हैं। आई होप आई विल बी एबल टू मेक इट फन फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस कि ये कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, दे हैव व्हाट इज़ देयर फंक्शन, व्हाई आर दे प्रेजेंट। एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हमने कहा था कि वो प्रोवाइड करते हैं कवरिंग, दे प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी आपके बॉडी आपके बॉडी के अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आपकी बॉडी पे पूरे पे स्किन से कवर हुई हुई है बॉडी। तो स्किन क्या है, दैट इज़ योर एपिथेलियल टिश्यू, एपिडर्मिस होती है आपकी, है ना। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके नाम से ही पता है ये काम करने वाला कनेक्शन का। अब सपोज करिए मैंने अगर आपको ईंटें ला कर दी, ब्रिक्स जो होती हैं वो ला कर दी हैं, और आपसे कहा इसकी दीवार बनाई है, तो आप क्या करेंगे, उसे बराबर बराबर रख के एक उसकी दीवार बनानी शुरू कर देंगे। एंड वंस यू आर डन स्टैकिंग दैम, एक दूसरे के ऊपर रखना जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद व्हाट यू डू इज़, आप ये कहेंगे कि ये दीवार बन गई। मैं आऊँगी, मैं इसको एक धक्का दूंगी, ये दीवार धाड़ से नीचे ढेर। तो क्या हुआ, आपको क्या समझ में आया, इसमें कुछ कमी थी। क्या कमी थी कि ये दीवार जो थी, अगर ये जो ईंटें थी अगर आपस में जुड़ी हुई होती तो ये शायद गिरती नहीं, है ना। तो वो चीज़ क्या थी जो जोड़ती, इट इज़ सीमेंट। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में मसल्स हैं, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में आपके वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं। तो व्हाट दीज डिफरेंट पार्ट्स आर, दे आर जस्ट कनेक्टेड with each other through these connective tissues. So the function of this connective tissue is to connect these different parts, ताकि ऐसा ना हो कि मैं हाथ हिलाऊं तो मेरी बोन तो उधर चली जाए, लेकिन मेरे जो मसल्स हैं अंदर और मेरे जो वेसल्स हैं वो दूसरी तरफ रह जाएं। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि आपने हाथ हिलाया हो तो आपकी बोन जो है वो नीचे लटकी रह गई या स्किन नीचे लटकी रह गई, हाथ ऊपर चला गया? तो इट डजंट हैपन। यानी क्यों नहीं होता? बिकॉज दे आर ऑल ग्लूड टुगेदर, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो ज़रूरत होती है बॉडी में कि हमारे बॉडी के पास कुछ ग्लू लाइक सब्सटेंस हो जो इनको चीज़ों को फिक्स रखे। अगर फिक्स नहीं होंगी तो आपके जो ऑर्गन्स होंगे वो नीचे गिर पड़ेंगे। अभी आपकी बॉडी में क्या है, सारे ऑर्गन्स एक जगह फिक्स्ड हैं, है ना। ये फिक्स क्यों है? क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो उन्हें उनकी जगह पे फिक्स रखते हैं, चिपकाए रखते हैं, एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। हमारी जो एपिडर्मिस होती है वो नीचे मसल्स से जुड़ी हुई होती है, मसल्स जो हैं बोन से जुड़ी हुई होती हैं, और बोन्स में वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। एंड सिमिलरली विद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं थ्रू दीज कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यू आपका ग्लू है बॉडी का। अब इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ पर हैं और उनका फंक्शन क्या होने वाला है, उस हिसाब से ये आपका जो ग्लू है उसका नेचर कहीं पर पतला होगा तो कहीं पर गाढ़ा होगा, कहीं पर जेल लाइक होना चाहिए ताकि वो जेल लाइक जो है सब्सटेंस उसको कुशन प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए तो वो जेल लाइक हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं, टिश्यू है यानी इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्स। टिश्यू हैं तो अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ये टिश्यूज़, ये जो सेल्स होंगे, ये अगर ये एक टिश्यू है आपका तो इसमें जो सेल्स हैं ये किसी चीज़ में, जिस चीज़ में ये एम्बेडेड होते हैं ना, लगे हुए होते हैं, तो वो जो मटेरियल होता है दैट इज़ योर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कभी जेली भी हो सकती है, कभी डेंस भी हो सकती है, कभी रिजिड भी हो सकती है, कभी आपके
पतली होनी है तो कभी गाढ़ी होनी है तो कभी जेल की तरह होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपके ये जो टिश्यू है ये कौन सा वाला कनेक्टिव टिश्यू है और उसका फंक्शन वहाँ पर क्या होने वाला है उस हिसाब से, है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया एक ओवरव्यू कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, क्यों होगा। अब इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ हमें कनेक्टिव टिश्यू की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारे पास 5 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट बॉडी नीड्स के हिसाब से हमारे पास 5 कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू टू आर सरप्राइज, जी हाँ, ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ अ टिश्यू, क्योंकि आपको पता है ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं ब्लड में? RBC, WBC, सबको पता है RBC होते हैं, WBC होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये सब क्या, दीज आर ऑल सेल्स, ब्लड सेल्स होते हैं। तो जब कोई चीज़ कई सारे सेल्स उसके अंदर हो तो उस चीज़ को हम क्या कहने लगते हैं? टिश्यू। तो ब्लड भी आपका टिश्यू है। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन करना। उसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना चीज़ें फ्रॉम, आपको पता ही है कि फूड जो होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा कि डाइजेशन जो है, डाइजेशन के बाद जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, इट इज़ कैरीड टू डिफरेंट सेल्स थ्रू द ब्लड ओनली। या हमारा जो ऑक्सीजन है वो किस में डिजोल्व होता है, वो किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड। उसी के थ्रू वो डिफरेंट सेल्स के पास पहुंचता है। तो ब्लड का काम क्या है यहाँ पर? वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ों का। हमारे बॉडी में डिफरेंट चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी है, वेस्ट, मिनरल्स, हमारा एक्सक्रीशन भी होना है, फूड जो है वो भी पहुंचना है सही जगह पे, गैसेस भी पहुंचनी है और हार्मोन्स भी पहुंचने हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो ये काम हमारा ब्लड करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ कनेक्शन का काम नहीं करते, एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में भी कनेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे से, है ना। एक मीडियम ऐसा तैयार कर दिया उन्होंने कि वो पूरी बॉडी को कनेक्ट किए हुए है थ्रू इट्स फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूड की तरह पूरे बॉडी में फिरता रहता है इधर से उधर, इससे चीज़ मांगी, उससे चीज़ ले ली, उसे दे दी। ये काम है आपके ब्लड का। और ब्लड जो होता है वो बना किससे होता है? फ्लूड मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा से बना होता है ब्लड। 55% आपके बॉडी में प्लाज्मा होता है और 45% ये आपके सेल्स होते हैं आपके ब्लड में। यहीं ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। एक और तरह का फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। ये कलरलेस होता है। ब्लड तो रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है RBC में, उसकी वजह से वो रेड होता है। और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करता है ये ब्लड। लिम्फ जो है, जो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी अपार्ट फ्रॉम ब्लड। ब्लड के अलावा एक और हमारी बॉडी में फ्लूइड है, उसको कहते हैं लिम्फ, और वो कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। एंड इट कैरीज ओनली द वाइट ब्लड सेल्स। इसमें RBC नहीं होते। थ्रू आउट ह्यूमन बॉडी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो लिम्फेटिक वेसल से बना होगा। जैसे आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, ऐसी लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स कहलाए जाते हैं। और इनका काम होता है WBC को कैरी करना या ट्रांसपोर्ट करना। एंड देयर आर सम लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट प्रोड्यूस, जो ये आपका लिम्फ प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड आपका काम प्रोड्यूस होता है, ये RBC, WBC ये काम प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में। ऐसी लिम्फ प्रोड्यूस करने का भी कोई ना कोई एक प्रोडक्शन साइट होनी चाहिए, कोई तो फैक्ट्री होगी। तो फैक्ट्री कौन है? lymphoid organs, and together lymphoid organs plus lymphatic vessel plus lymph, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका lymphatic systems. They also have lymph nodes and tonsils. ओके तो ये एक ओवरव्यू देना था आपको इस लेवल पे लिम्फ के बारे में। अभी आपको आपके कोर्स में इतना डिटेल स्टडी नहीं है अबाउट लिम्फ, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू होना चाहिए कि लिम्फ भी हमारी बॉडी में कोई चीज़ होती है, लिम्फ। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ बोन। अब आप सोचेंगे बोन कैसे कनेक्टिव? भाई जब ब्लड आउट ऑफ सरप्राइज ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू निकला तो बोन जैसी चीज़ भी कनेक्टिव टिश्यू हो सकती है ना। तो बोन जो है वो आती है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। पहला हमारा था आपका ब्लड के बाद है हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है बोन और एक होता है कार्टिलेज। तो बोन्स आपको पता है दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो बोन से बना होता है। अगर बोन्स ना होती तो हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होती। ऐसे ही होते हैं हम, जैसे गमी बियर होता है उसे दबा दो वैसे होते हैं हम, कुछ है ना। बोन्स ही नहीं होते तो स्ट्रक्चर ही नहीं होता, फ्रेमवर्क ही नहीं होता। हमारी ना कोई किसी के पास
एकदम गम जैसा, जैसे गमी बेयर जैसे उसे दबा दो, कोई चीज़ होती नहीं है हमारे बॉडी में। ऊपर से बोन्स जो होते हैं, दे बोन टिश्यू दे आर स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड मैट्रिक्स होती है उनकी। मैट्रिक्स मैंने बताया था कि जो भी आपके बोन्स क्या है, टिश्यू है, तो बोन के पास यानी बहुत सारे सेल्स होने वाले हैं तभी वो टिश्यू बना। तो बोन के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप इसको नोट कर सकते हैं अपने पास। अगर आप इस वक्त नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोट करिए इसको, क्योंकि आपके अगर कंपटीशन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई पूछी गई कहीं पर भी तो हमें ये ज़रूरी है कि पता चले कि आपने कहीं से क्लास करी है और आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आपके पास देयर विल बी फेदर इन योर कैप। आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेकर बैठे हुए हैं जो और बच्चों को नहीं पता होगी। तो यहाँ छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं एडिशनल लेती रहती हूँ चलते फिरते आपको इस लेक्चर में, और आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। अगर आप में से कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल साबित होगी। इसके अलावा आप हमें ऐप जो है अचीवर कनेक्ट, उसमें जाके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी मैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फॉर कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड्स। तो गाइस हम बात कर रहे थे बोन्स के बारे में। बोन्स जो होती हैं आपके टिश्यूज़ होते हैं, तो बोन्स टिश्यू हैं अगर तो उनके पास भी यानी सेल्स होंगे, वो सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स हमारी सेल्स ऑफ द बोन कहलाते हैं। और बोन्स का फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। प्लस इनके जो मैट्रिक्स होती है, ये बिटवीन दी सेल जो आपके मटेरियल होगा दैट इज़ वेरी हार्ड होती है। बनी किससे होती है, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये भी याद रखिएगा गाइस, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी जो बोन की मैट्रिक्स होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो आप बताएंगे कौन से मिनरल्स हैं, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। उसके अलावा ये हार्ड होती है तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। इनफ्लेक्सिबल मतलब आपसे कहा जाए फ्लेक्सिबल नहीं है तो इसका मतलब है आपका हाथ सिर्फ कुछ पॉइंट ऐसे जो जॉइंट्स जिन्हें कहते हैं वहीं से मूव कर सकता है, बीच में से कहीं से भी आप चाहें तो मूव करवा लें, वो नहीं मूव करेगा। आपका जो जॉइंट होगा, जॉइंट इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो उन्हीं जगहों से मूव करेगा, उसके अलावा कहीं से भी मूव नहीं कर सकता। तो ये हमारे इनफ्लेक्सिबल होते हैं आपके बोन्स। प्लस बोन सेल जो होते हैं उनकी जो मैट्रिक्स होती है, आपके जो बोन्स होते हैं, ये जैसे आपकी बोन्स है ऐसी रिब्स जो होती हैं, दे आर बोन्स। और रिब्स के अंदर होता है आपका लंग्स। तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं आपके। ऐसे ही स्कल जो होता है उसके अंदर क्या रखा होता है, ब्रेन। आपका स्कल जो होता है उसके अंदर ब्रेन होता है, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्कल। तो बेसिकली बोन्स जो हैं वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू विच इज कार्टिलेज। कार्टिलेज देखिए गाइस, कार्टिलेज आपको पता है, कार्टिलेज आपके कान में जो एक आपको बहुत ही सॉफ्ट सा या फ्लेक्सिबल पार्ट मिलेगा। बोन्स तो आपको पता है फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। आपकी नोज़ में प्रेजेंट होता है ये वाली चीज़, आपको बहुत फ्लेक्सिबल मालूम होती है। अगर आप टच करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होती है। तो और आपके ईयर्स में भी जो ईयर में आपके प्रेजेंट होती है, आपके ईयर आप उन्हें मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़िएगा मत पर मोड़ सकते हैं आप उन्हें। तो मोड़ने के लिए क्या वजह है, वो मोड़ क्यों रहे हैं, बिकॉज उनकी मैट्रिक्स जो है वो हार्ड मैट्रिक्स नहीं होती, फॉस्फोरस और कैल्शियम से नहीं बनी होती, जस्ट लाइक योर बोन्स। तो इनकी मैट्रिक्स किससे बनी होगी, प्रोटीन्स और शुगर से। एंड दे हैव अ होमोजीनियस मैट्रिक्स। होमोजीनियस मतलब पूरे में सिर्फ प्रोटीन और शुगर ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, सब जगह इक्वल और यूनिफॉर्म फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ होमोजीनियस शुगर एंड प्रोटीन। और दूसरी चीज़, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, जहाँ पर आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ज़रूरी है। तो जैसे जॉइंट्स हैं, वहाँ पर अगर बोन्स के बीच में आपके कार्टिलेज नहीं होगा तो बोन्स एक दूसरे से टकराएंगे, हो सकता है टूट जाए आपकी बोन्स। तो इसलिए वहाँ पर कार्टिलेज का होना ज़रूरी है ना गाइस।
अगर कार्टिलेज नहीं होगी तो वो एक दूसरे से टकराएंगे और टूट जाएंगे। आप जब उन्हें जॉइंट पे से मोड़ रहे होंगे तो वो टकराई और टूट गई। भाई बोन्स भी फॉस्फोरस से और कैल्शियम से ही तो बनी होती हैं, तो इसलिए कार्टिलेज का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द बोन्स। तो आपको इनकी प्रेजेंस पता है कहाँ होती हैं, वो जॉइंट्स में होती हैं, प्लस ईयर प्लस नोज़। आपकी नोज़ और आपके ईयर्स ठंड में सबसे ज़्यादा ठंडे क्यों होते हैं? क्योंकि कार्टिलेज से बने होते हैं और कार्टिलेज में नो ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती, तो इस वजह से वहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा वो ठंडे हो जाते हैं सर्दियों में। आपने नोटिस करा होगा, कभी छू कर देखिएगा तो वो हमेशा ठंड में अगर आप निकलेंगे तो सबसे पहले आपकी नाक ठंडी होती है और सबसे पहले कान ठंडे होते हैं, अपर पार्ट ऑफ योर ईयर। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करी है हेवर्शियन कैनाल्स के बारे में। हेवर्शियन कैनाल्स आपके बोन सेल्स में होती है, बोन फाइबर्स कहते हैं। देखिए कोई भी सेल होगा वो बना होता है आपको पता है, मैंने बोन सेल्स को बताया था ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन टिश्यूज जो होते हैं उनमें फाइबर्स होते हैं एंड दे ऑल्सो हैव स्मॉल माइक्रोस्कोपिक मतलब उन्हें सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इतने छोटा साइज होता है, माइक्रोमीटर्स में साइज होता है उसका, माइक्रोमीटर्स में, ऐसे इतने बारीक, जैसे समझ लीजिए आप, मैं जैसे बना के दिखा रही हूँ उससे भी छोटे आप इमेजिन करिएगा, ठीक। तो इतने बारीक आपकी ट्यूब्स होते हैं, इन ट्यूब्स को कहलाया जाता है हेवर्शियन कैनाल। हेवर्शियन कैनाल जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स को अलाउ करते हैं वो ट्रैवल करें बोन्स के बीच में। देखिए बोन्स आपको पता है, जैसे ये लास्ट स्लाइड में जैसे ये बोन है, इसमें बोन में अगर मैंने बारीक बारीक ट्यूब्स बना दिए तो आपके जो ब्लड है उसकी सप्लाई इजी हो जाएगी ना, ब्लड हर जगह पहुंचेगा बोन में। अब बोन तो हार्ड होती हैं, उनमें वेन्स भेजना मुश्किल है, तो ऐसे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स बने होते हैं हमारी बोन्स में, जिनके थ्रू आपके ब्लड वेसल्स यानी आपका खून भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है, और नर्व फाइबर्स कौन से, जो आपके ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर्स आ रहे होते हैं नर्वस सिस्टम के लिए, वो भी पहुंच रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बोन। तो बोन के अंदर ऐसे माइक्रो ट्यूब्स होते हैं, और ये जो कैनाल्स होती हैं उनमें कॉन्सेंट्रिक चैनल्स होते हैं। जैसे ये आपका ऑस्टियोसाइट है, सेल है, आपका बोन सेल है, और इस बोन सेल में जो बीच में एक आपको कैनाल दिखाई दे रही है, दैट कैनाल इज़ योर हेवर्शियन कैनाल। इस कैनाल के अंदर जाते हैं आपके ब्लड वेसल्स, आपके नर्व फाइबर्स, इसमें लिम्फेटिक फाइबर्स, सब चीज़ें इसी के थ्रू ट्रैवल कर रही होती हैं। ये पूरा आपका बोन सेल है, या पूरा दैट, ठीक है। अब इन हेवर्शियन कैनाल्स में दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ऐसे तमाम सेल्स होंगे बोन सेल्स। तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब इनके पास खून तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, इनके पास कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शंस होते हैं। दीज कनेक्शन आर कॉल्ड कैनालिकुली। ये भी छोटे छोटे यहाँ पर कनेक्शंस के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कैनालिकुली, इनका नाम है कैनालिकुली। एंड दीज कैनाल्स, ये जो कैनाल्स हैं हमारी हेवर्शियन कैनाल्स, इनमें कॉन्सेंट्रिक चैनल्स होते हैं। उन कॉन्सेंट्रिक चैनल्स को हम लैमेला कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक यानी एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे ऐसे गोला बना हुआ है, ऐसे इमेजिन करिए, कॉन्सेंट्रिक चैनल्स। इस तरह से ये ट्यूब कैनाल होगा हेवर्शियन कैनाल्स के अंदर, ऐसे कॉन्सेंट्रिक चैनल्स हैं। चैनल्स मतलब जैसे आपको पता है कि एक नदी में से कई सारी नदियाँ निकल रही हैं, वो है एक आपका चैनल। तो पतले छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, ओके। और इन सेल्स में कम्युनिकेशन कैसे होता है? खून तो है नहीं, तो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू कनेक्शंस होते हैं, उनको कहते हैं कैनालिकुली। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एरियोलर के भी दो टाइप्स होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस और लूज कैसे नाम आया? डिपेंडिंग ऑन देयर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही समझा। डेंस होंगे जिनकी मैट्रिक्स डेंस होगी। मैट्रिक्स यानी जिनमें ये आपके सेल्स, इनके टिश्यू के सेल्स
एम्बेडेड हैं वो मैट्रिक्स, अगर डेंस है तो वो डेंस कनेक्टिव, लूज है तो लूज कनेक्टिव। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है इनटू टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। नाम सब ने सुना है क्या चीज़ ये नहीं पता, अब हम पता कर लेंगे क्या चीज़ है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं दे एक्ट एज अ फिल्टर बिटवीन स्पेसेस प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो स्पेसेस होती हैं उनमें ये एक तरह से फिल्टर की तरह काम करता है, एंड इट इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड बोन मैरो। बोन मैरो और स्किन के बीच में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं दोज टिश्यूज़ आर एरियोलर टिश्यूज़, और इनका काम होता है दे हेल्प इन रिपेयरिंग। इनका अगर कोई टिश्यू ख़राब हो गया तो वो एरियोलर टिश्यूज़ उसमें मदद करते हैं सही करने के लिए, उसकी रिपेयर करवाने के लिए। तो ये बेसिकली आपके मैकेनिक हैं। गाड़ी ख़राब हो गई तो मैकेनिक क्या होगा, एरियोलर टिश्यू, वो टिश्यूज़ को सही करेगा। टिश्यूज़ अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपको एरियोलर टिश्यू कुछ ऐसे नज़र आते हैं। इनमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और कोलेजन फाइबर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं जो आपके आने वाले बाहर से फॉरेन बॉडी, कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आ रही है, पैथोजन आ रहा है तो वो उसको खा लेता है, ख़त्म कर देता है, तो मैक्रोफेज कहते हैं उन सेल्स को। कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर की वजह से ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। ऑलराइट, फिब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, फाइबरस सेल्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर होता है। इलास्टिक फाइबर भी ये भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इलास्टिक होते हैं। तो दो टाइप के जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू थे, एक तो लीगामेंट था, टेंडन थे। नाम सुना है, लीगामेंट भी बोन से कुछ रिलेटेड। हमारे लीगामेंट्स किस्सा हम सुनते हैं कि यार लीगामेंट जो है वो खिंच गए या वो डैमेज हो गए लीगामेंट्स। तो लीगामेंट्स क्या होता है, याद रखिएगा, लीगामेंट्स जो है दो बोन्स के बीच में कनेक्शन, अगर दो बोन्स के बीच में कनेक्शन करने वाली चीज़ें डैमेज हो गई है तो यानी आपका बोन का मूवमेंट इम्पेयर होगा, रुक जाएगा। तो टेंडन्स जो है बेसिकली, लिगामेंट जो है बेसिकली यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है ना, दिस पार्ट, दैट पार्ट इज़ योर लिगामेंट। इट इज़ अलाउइंग मूवमेंट ऑफ दीज टू बोन्स। एक साथ मूवमेंट करना पॉसिबल है बिकॉज दे आर कनेक्टेड। पता चलता मैं ऐसे मूव करती, ये नहीं मूव होता। यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं तो वो एक फ्रिक्शन लेस सरफेस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आपस से टकरा कर और घिसे ना या टूटे ना बोन्स। और लिगामेंट क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ के रखते हैं। जोड़ने से क्या फ़ायदा होता है कि जब मैं अपनी नीचे वाली बोन मूव कर रही हूँ तो मेरी ऊपर वाली बोन भी मूव करेगी साथ में। पूरा फ्रेमवर्क कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, थ्रू सारी बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू लिगामेंट्स। ओके, और ये लिगामेंट्स का नेचर कैसा होता है, दे हैव इलास्टिसिटी, यानी इलास्टिक होते हैं नेचर में, जिसकी वजह से कनेक्शन और मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। बोन्स तो हार्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये मूवमेंट को आसान करते हैं बिकॉज दे आर इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक यानी जिनको हम खींच सकें, मूव कर सकें। टेंडन्स यहीं पर ऑपोजिट काम करते हैं। क्या काम करते हैं, दे कनेक्ट बोन्स विद मसल्स। अब आपको पता है हमारी बॉडी में मसल्स भी हैं और बोन्स भी हैं। अगर मैं मसल्स भी लोकोमोशन के लिए यूज़ होती हैं प्लस बोन्स भी लोकोमोशन के लिए यूज़ होते हैं। मसल्स अगर बोन से अटैच नहीं है तो हमारी, अगर मैं हाथ मूव कर रही हूँ तो मेरी बोन बेचारी हिलती हुई इधर खिसक जाएगी, कभी उधर खिसक जाएगी। अगर मैं ज़ोर से अपना हाथ हिलाऊँ तो मेरी बोन कभी इधर खिसक गई, अगर वो अटैच नहीं है तो देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन सीमेंटिंग मटेरियल, ग्लू लाइक मटेरियल विच शुड कनेक्ट बोन्स विद मसल्स, ताकि मूवमेंट या लोकोमोशन मेरे लिए ईजी हो। पता चले मेरी बोन्स जो है मूव कर रही हैं, मसल जो है इधर से उधर हिले चली जा रही हैं अब मेरे हाथ की, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो टेंडन्स आर देयर फॉर कनेक्टिंग बोन्स विद मसल्स ताकि हमारा मूवमेंट पॉसिबल हो। एंड बट यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टेंडन्स जो होते हैं दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये टेंडन्स आपके ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये मसल्स और बोन्स, ये देख रहे हैं आप, मसल्स को बोन से कनेक्ट करा हुआ है, जुड़ी हुई है मसल्स बोन के ऊपर। लिगामेंट्स जो होते हैं उनमें मैट्रिक्स बहुत कम होती है, क्योंकि आपको वहाँ पर मैट्रिक्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू वांट अ इलास्टिक सब्सटेंस। ये समझ लीजिए इलास्टिक सब्सटेंस है जो बोन का मूवमेंट अलाउ कर रहा है,
ठीक, वहाँ पर आपको ज़्यादा मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती है. Moving on to another and the last type of connective tissue which is adipose tissue. तो adipose याद रखिएगा, they are the ones containing fat. फैट सेल्स होते हैं, इनमें फैट टिश्यूज होते हैं. एडिपोज टिश्यू है तो उसके जो सेल्स होंगे उनको कहते हैं एडिपोसाइट्स. देख रहे हैं ये सेल्स कैसे मोटे मोटे गोल गोल राउंड राउंड शेप के हैं. एंड दे आर मेड अप ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स. ये इकट्ठा हो एक दूसरे से चिपक के गोला बना लिया है और उस एग्रीगेटेड सेल्स जो होते हैं, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स को हम फिर टिश्यू कहने लगते हैं. कौन से टिश्यू? एडिपोज टिश्यू. और ये सारे सेल्स राउंड और ओवल शेप में होते हैं और एक लार्ज फैट का ड्रॉपलेट इनमें प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है. तो यानी जो पतले लोग होंगे उनमें एडिपोज टिश्यू कम होंगे और जो मोटे लोग होंगे उनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होंगे, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फैट. ये फैट रिजर्वॉइज होते हैं आपकी बॉडी में. जो जैसा आप फैटी खाना खाते हैं, ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, तो उसमें आफ्टर डाइजेशन ये फैट यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है इन योर एडिपोसाइट्स. और वो स्टोर रहता है. जब आपकी बॉडी में वेट बढ़ना शुरू होता है तो इसी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर फैट स्टोरेज बढ़ गई है. पर उससे फ़ायदा भी होता है. पतले लोगों को ठंडक ज़्यादा लगती है. क्यों? क्योंकि फैट जो होता है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठंड से बचाव, और टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है. तो बेचारे मोटे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंड कम लगती है, और बेचारे पतले लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि उनके पास फैट की बहुत कमी होती है. तो ख़ुद सोचिए कहाँ कहाँ हमारा ये फैट वाले रिजर्वॉइर्स यानी एडिपोज टिश्यू कहाँ पर होंगे. सबसे पहली बात, स्किन के नीचे. स्किन के नीचे होंगे तभी हमारी स्किन हम जो वेट बढ़ता है या ओबेसिटी बढ़ती है तो हमारी स्किन फूलती है कि नहीं, तो वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर फैट का डिपॉजिशन शुरू हो जाता है फ़ौरन आपकी स्किन के नीचे. यहाँ देख रहे हैं ना ये चीज़, यहाँ पर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है फ़ौरन बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास. अब बात करते हैं कि ये फैट अपार्ट फ्रॉम एपिडर्मिस यानी स्किन के नीचे तो प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो आपको पता होगा कि ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन या कुशन चाहिए, तो वहाँ पर भी ये सेल्स जाके अपने आप को रखते हैं ताकि वो वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें आपके ऑर्गन्स को फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक, यानी धक्का मुक्की से बचाने के लिए. अगर मैं अंदर कोई जेली लाइक सब्सटेंस भर दूंगी तो मैं किसी थैले में, और फिर उसमें मैं अपने शीशे के ग्लास रखूँ और फिर उसे नीचे फेंकूँ, तो मेरे शीशे के ग्लास नहीं टूटेंगे क्योंकि उसने मैकेनिकल शॉक से मेरे शीशे के ग्लासेस को बचा लिया जो ज़मीन पर लग कर होता, तो वो नहीं टूटेंगे. तो सेम फंक्शन यहाँ पर आपके फैट सेल्स का है. तो आई होप विद दिस वी नो ऑल अबाउट दैट वी नीड टू नो अबाउट कनेक्टिव टिश्यू. अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज़ की, विच इज़ मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यूज़ बने होते हैं मसल फाइबर से विद लॉन्ग लॉन्ग इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं. मसल सेल्स जो होते हैं लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और मसल सेल्स की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होता है. और इनके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिन्हें कहते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो मसल्स होती हैं दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज रिलैक्स. ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने अपनी जैसे फिस्ट जो होती है, मुट्ठी जो होती है, उसे कस के बंद कर लीजिए फोर्स के साथ, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्शन. और जब आपने रिलीज कर दिया वो हो गया रिलैक्सेशन ऑफ द मसल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स. कौन सी दो टाइप्स की होती हैं? एक होती है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. वॉलंटरी वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो कौन सी ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? एक तो देखिए हार्ट जो है वो कंटिन्यूस उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, तभी तो आपको लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है और उसी वजह से आपका हार्ट ब्लड को पंप कर पाता है. तो दीज आर इनवॉलंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप ही होने वाली हैं. वॉलंटरी मसल्स हमारे जो लिम्स में मसल्स होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं. हमें पता है कि हमें अपना हाथ में जो मसल्स हैं हमें उन्हें उठाना है, अभी नीचे रखना है, अभी हाथ को ऐसे करना है, पैर को वैसे करना है. तो वी ऑल नो वी कैन कंट्रोल दोज मसल्स. तो वो हो गई वॉलंटरी हमारे कंट्रोल वाली, और इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज़. वन यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज कार्ड. देयर आर 2 टाइप्स विच इज़ स्केलेटल मसल्स,
जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स के अंडर कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होती हैं और स्केलेटल सिस्टम का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स का मूवमेंट, बोन्स का, कार्टिलेज का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। दूसरे हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपके इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। स्मूथ हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द ऑल द ऑर्गन्स के पास ये प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर इनवॉलेंट्री। ऑब्वियसली आप ऑर्गन लेवल पे तो अपने मसल्स को कंट्रोल नहीं करने वाले ना। आप ऐसे तो कहेंगे नहीं कि अब पेट को पकड़ के उसे कॉन्ट्रैक्ट कर दें कि आप खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दें, तो मैं उसे अपने पेट को जो स्टमक है, जो स्टमक होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, अब खाना जो है उसमें से स्क्वीज आउट होके आपके इंटेस्टाइन में चले जाएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो दीज आर ऑल इनवॉलेंट्री मसल्स जो आपके अंदर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, वो अपने आप ही काम करती हैं बाय द रेगुलेशन ऑफ योर ब्रेन। तो इन दोनों मसल्स को आपकी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री या स्मूथ और स्केलेटल मसल्स को हम एक कंट्रास्ट के बेसिस में समझते हैं, डिफरेंस की तरह समझते हैं। तो वॉलेंट्री मसल्स वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर विल, यानी स्केलेटल मसल्स को हम अपनी विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स को अपनी विल के अकॉर्डिंग नहीं मूव कर सकते, जैसे कि आपके ऑर्गन्स में जो मसल्स होती हैं, राइट। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं दे आर अटैच्ड टू बोन्स। मैंने जैसे बताया था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, या बोन्स का जो मूवमेंट होता है, बोन्स को लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो स्केलेटल मसल्स उनसे अटैच रहेंगी। तो अब यहाँ पॉइंट आता है कौन उन्हें अटैच करता है। मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, टेंडन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग बोन्स टू मसल्स। तो ये कौन सी मसल्स होती हैं जो अटैच होती हैं? स्केलेटल मसल्स, बिकॉज दे आर स्केलेटल, नाम इनका यहीं से आया है क्योंकि बोन्स स्केलेटन से रिलेटेड होता है, तो उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच टू बोन्स। तो अब ये वाली जो स्मूथ मसल्स होती हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, क्योंकि इनके पास स्ट्रिएशंस नहीं होते। देखिए गाइस, स्ट्रिएशंस का मतलब है मेरे पास ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं इनकी शेप ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल के साथ इनके ऊपर बैंड्स होते हैं, लाइट डार्क ऐसे बैंड्स होते हैं। ये बैंड्स जो होते हैं, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको ये बैंड्स डार्क लाइट ऐसे बैंड्स नज़र आएंगे। तो ये मसल फाइबर्स या मसल सेल्स होते हैं, इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स उनमें स्ट्रिएशंस होते हैं, स्ट्रिएशंस, इसलिए इनका नाम स्ट्रिएटेड मसल्स होता है। लाइट एंड डार्क बैंड का पैटर्न, प्लस ये जो आपके ये जो स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल्स होते हैं, ड्यू टू दिस स्ट्रिएशंस, यहाँ पर हमारे हर स्ट्रिएटेड मसल्स जो होते हैं उनका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इनका नाम ये स्ट्रिएटेड मसल्स इसीलिए हैं क्योंकि उनमें स्ट्रिएशंस होते हैं, पैटर्न नज़र आता है डार्क लाइट बैंड्स का। ये बैंड हो गया, एक बैंड हो गया, ये दूसरा बैंड हो गया, ये वाला, ये एक बैंड हो गया, ये दूसरा बैंड हो गया, डार्क लाइट ऐसे पैटर्न्स होते हैं। यहीं दूसरी तरफ स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रिएटेड मसल, अब आपको समझ में आया इसका नाम स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड क्यों है या स्मूथ क्यों है। स्मूथ इसलिए क्योंकि इसके पास स्ट्रिएशंस नहीं होते, इसकी शेप जो होती है वो कुछ ऐसी शेप्स होती हैं, टेपर एंड होते हैं बीच में। ऑब्वियसली देखिए सेल है, न्यूक्लियस होना है इनके पास, टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ किससे बने होते हैं? सेल से। तो इनका हर सेल के पास यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है एक, और ये स्मूथ हैं, दे आर टेपरिंग। देखिए ये शेप देख रहे हैं आप, लंबे लॉन्गेटेड ऐसे शेप होती है इनकी इस तरह की। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो बहुत elongated होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, प्लस दे हैव मैनी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? स्केलेटल मसल्स की। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब देखिए एक फाइबर चल रहा है, उसके अंदर ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो दिस इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल बिकॉज उनमें कोई स्ट्रिएशन या डार्क या लाइट बैंड नहीं होते, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये वाले जो स्ट्रिएटेड सेल्स होते हैं दे इजीली गेट फैटिग्ड,
अब आपको पता है फैटीग मतलब थक जाना। अब हाथ पैर के जो मसल्स होंगे वो तो ऑब्वियसली थकेंगे ही, जैसे आप काम करेंगे जितना उतना वो थकेंगे। लेकिन यहाँ आपके जो स्ट्रिएटेड या स्मूथ मसल्स होते हैं, कभी आपने सुना है कि पेट आपसे शिकायत कर रहा हो, यार आज मैं थक गया, तुमने आज खाना बहुत खाया था, मैं थक गया डाइजेशन का प्रोसेस करते करते, कभी सुना है? नहीं, वो कभी नहीं थकते। दे आर वर्किंग इनवॉलेंट्री एंड कंटिन्यूस एंड दे डू नॉट गेट फैटीग्ड। वो थकते ही नहीं है, उनका मतलब ही नहीं है थकने से। जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारी बॉडी है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन से रिलेटेड जो टिश्यूज़ हैं वो कभी नहीं थकेंगे। तो स्ट्रिएटेड मसल्स फैटीग इजीली हो पाते हैं। और इनमें जो स्ट्रिएटेड वॉलेंट्री सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उनमें एक और चीज़ होती है दैट दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, जो मैंने बताया मल्टी न्यूक्लिएटेड फीचर कहते हैं। प्लस दे डू नॉट हैव ब्रांचेस, यानी एक सेल है, उसके पास दूसरा सेल होगा, उसके बाद दूसरा सेल होगा, और इनमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। लंबे लंबे ऐसे इलोंगेटेड प्रेजेंट रहेंगे, उनमें कोई ब्रांच नहीं होगी। यही इनकी शेप अलग होती है। आप इन दोनों को कंट्रास्ट में देख सकते हैं। तो गाइस डिफरेंस के या कंट्रास्ट के फॉर्म में डिस्कस करने का मकसद ये था कि एग्ज़ाम में अक्सर ही ये पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिएटेड एंड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। तो अब आप इजीली इनका नाम, एक तो ये नाम से ही आपको पता चल गया इनका डिफरेंस ना। इसका डिफरेंस क्या डिफरेंस है, ये तो 3 डिफरेंस इसके नाम में ही आ गए। बिकॉज ऑफ देयर नेचर, देयर फंक्शन, उनके नाम से ही हम 3 डिफरेंसेस तो वहीं से लिख लेंगे। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स। ये 3rd टाइप ऑफ मसल टिश्यू है। कार्डियक मसल्स बने होते हैं सेल से, तो ऑब्वियसली ये भी टिश्यू होते हैं। इनके जो टिश्यूज़ होते हैं दे आर क्वाइट सिमिलर टू, इन सम केसेस वो सिमिलर होते हैं आपके स्ट्रिएटेड से, और कुछ केसेस में वो सिमिलर होते हैं स्मूथ मसल से। जैसे कि मैंने कहा, वो स्ट्रिएटेड मसल्स यानी स्केलेटल मसल से कैसे सिमिलर होते हैं, इनमें भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं। ये देख रहे हैं आप, लाइट डार्क बैंड इस तरह से नज़र आएंगे आपको माइक्रोस्कोप में। प्लस इसमें एडिशनल फीचर जो है, जो ना तो स्मूथ मसल्स में था ना आपके स्केलेटल मसल्स में, ये एडिशनल फीचर क्या है, ब्रांच्ड होती हैं। ये ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, देख रहे हैं, ब्रांच, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच, ऐसे ब्रांचिंग प्रेजेंट होती हैं। तीसरी चीज़, जस्ट लाइक योर स्मूथ मसल, इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स uninucleated, cardiac muscles be uninucleated, but cardiac muscles show striations which are not shown by smooth muscles. Plus एक फीचर एडिशनल है which is branching, जो दोनों में से किसी मसल्स में नहीं होता। They are also cylindrical in shape just like striated muscles, and they are special type of involuntary muscles because they are present in where cardiac है तो नाम से पता चल रहा है, it is present in heart। तो हार्ट की मसल्स, कभी आपने सुना है कि हार्ट हमारा कंप्लेन कर रहा हो कि भाई इस आदमी ने मुझे थका दिया? नहीं, हार्ट की मसल्स भी, कार्डियक मसल्स भी कभी थकती ही नहीं है। दे वर्क कंटिन्यूस 24/7, जब तक आप जिंदा हैं वो काम करती रहेंगी। जिस दिन ख़राब हुई तभी होती है इंसान को दिक्कत। अब इनका फंक्शन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मसल सेल्स में प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिन्हें कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सबसे ज़्यादा काम कहाँ किस जगह आते होंगे? ऑब्वियसली हार्ट के पास आते होंगे। देखो लोकोमोशन में तो मदद करते हैं क्योंकि लोकोमोशन में हमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना होता है मसल्स का, तब हम अपना हाथ मोड़ पाते हैं, और फिर रिलैक्सेशन करना होता है तब अपना हाथ वापस ओरिजिनल पोजीशन पर ला पाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो इनवॉलेंट्री हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और रिदमिक हो रहा है। रिदमिक यानी एक के बाद एक, हमें पता है इतनी देर, फिर उसके बाद इतनी देर, फिर इतनी देर, फिर इतनी देर, तभी तो लब डब साउंड आती है हार्ट बीट की। तो हर मसल सेल, हार्ट का जो मसल सेल होता है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू इंटरकलेटेड डिस्क। वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए ये एंडिंग नहीं हो रही है कहीं भी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ये आपको जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। और इस जोड़ को, जॉइंट को हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क, ये है उसका नाम। ओके, एंड दैट इज़ वाई ये सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, कहीं से भी ख़त्म या एंड या टर्मिनेट नहीं हो रही है। और ये एक, जैसे कहते हैं ना, एक चटाई बुंदी, पूरी सारे फाइबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो ये एक चटाई की तरह काम कर रहे हैं, एक कवरिंग है, पूरा कवर्ड है, कहीं से भी ओपनिंग नहीं है उसमें।
Moving on to another type of tissues that are present in animal, which is nervous tissue, which is a part of nervous system. Nervous system सबको पता है, हमारी बॉडी में nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. तो ये जो नर्व होती हैं they are made up of nervous tissues and nervous tissues are made up of nerve cells. तो नर्व सेल्स की हमें बात करनी है या नर्वस टिश्यू की बात करनी है, तो नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं. सब ने अच्छे से उनके बारे में सुन रखा है. न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग व्हाट द इम्पल्सेस. हमारी बॉडी में मैंने अगर अभी यहाँ पर मेरे किसी कीड़े ने काटा तो मुझे फ़ौरन पता चलेगा कि कीड़े ने काटा, मैं अपना हाथ हटा लूँगी. क्यों, कैसे हटाऊंगी? मुझे यहाँ पर मेरी उंगली पे ऑन माई स्किन देर आर सम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. वो क्या कैप्चर करते हैं? स्टिमुलाई, जो आपको बाहर से इनपुट मिल रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसको वो ट्रांसमिट करते हैं. ट्रैवल कर रहा है थ्रू आउट, ये ट्रैवल करता है ऐसे, और यहाँ से दूसरा फिर न्यूरॉन जुड़ा होता है, वो ट्रैवल करता है ऐसे, दूसरा फिर ट्रैवल करता है. ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नर्वस टिश्यू, जब तक ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुँच जाता. स्पाइनल कॉर्ड फिर ऑर्डर दे दिए कि हाथ हटाओ, काट यहाँ पर तुम्हारे चोट लगी है, तो मैं फ़ौरन हाथ हटा लूँगी. तो दिस इज़ योर नर्व सेल या नर्वस टिश्यू. उसका फंक्शन होता है, ये इलोंगेटेड होते हैं, इनमें बॉडी सेल बॉडी होती है जिसे साइटोन कहते हैं. सेल है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा. तो दिस इज़ योर सेल बॉडी. अब ये जो रूट्स होती हैं, ये जो ब्रांचिंग होती है, इनको ब्रांचेस को डेंड्राइट्स कहते हैं. इनमें से एक डेंड्राइट जो होता है वो इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, और वो लंबा होके बनाता है आपका एक्सॉन. एक्सॉन जो है फिर टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पर फिर से अपनी ब्रांचिंग बनाता है. उन ब्रांचेस की एंड को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. और ये एक्सॉन जो है वो एक तरह की कवरिंग से कवर्ड रहता है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ. और एक्सॉन के पास जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स. तो नर्व एंडिंग्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी एंड थ्रू दीज, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, नर्व एंडिंग जिसे कहते हैं. ये नर्व एंडिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं जहाँ पर हमारे हाथ पे, हमारी टांग पे, हमारी नोज़ पे, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. अगर मुझे कोई चीज़ गर्म लगी, इसलिए गर्म लगी क्योंकि मेरी जो फिंगर्स हैं वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं. वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? नर्व एंडिंग्स. नर्व एंडिंग्स ने फ़ौरन बाहर से इन्फॉर्मेशन ली कि ये गर्म है और उसको भेजा कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड के पास. स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके बताती है, मेरे ब्रेन से क्या ऑर्डर मिलता है मुझे कि ये गर्म है. उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क में जब आपको इमीडिएट आंसर चाहिए उस केस में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड मिलते हैं. यूजुअली हर चीज़ ब्रेन से प्रोसेस होकर आनी होती है तब आपका इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन के केस में आपका स्पाइनल कॉर्ड इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल. तो न्यूरॉन जो होते हैं दे कनेक्ट टुगेदर एंड फॉर्म द नर्वस टिश्यू. ठीक है, नर्वस टिश्यू, एंड दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना इंफॉर्मेशन क्विकली. क्यों? क्योंकि भैया अगर इन ब्रेन ने फ़ौरन ही जवाब नहीं दिया तो अगर मैं सामने अपने एक गाड़ी चला रहे हैं आप और सामने आपके एक कोई कुत्ता आ गया तो फ़ौरन ब्रेन आपको क्या इंस्ट्रक्शन देगा कि ब्रेक लगाओ. अगर उस ब्रेन ने ज़रा भी देर कर दी तो कुत्ते का तो काम हो जाना है. तो इसलिए ब्रेन की फंक्शनिंग क्विक होती है और ये क्विक फंक्शनिंग रिस्पॉन्सिबल होती है टू दीज, क्रेडिट जाता है इन नर्व सेल्स को, क्योंकि ये इतनी क्विकली अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है यहाँ से वहाँ तक, आपके ब्रेन तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जहाँ पर आपको, जहाँ जैसे आइस से देखा तो आइस से ब्रेन तक पहुँचेगा, अगर आपने सुना कोई चीज़ तो ब्रेन तक पहुँचेगा. तो फ्रॉम ऑल दीज रिसेप्टर्स हमारे पास 6 कितने सेंसर्स होते हैं? 5 सेंसर्स होते हैं. तो 5 सेंसर्स 5 रिसेप्टर्स, इन सारे रिसेप्टर्स से जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से कलेक्ट हुई वो ब्रेन के पास जाती है. कैसे जाती है? थ्रू दीज नर्व सेल्स या नर्वस टिश्यू के सिस्टम से. तो गाइज विद दिस वी एंड आवर चैप्टर टिश्यूज़. और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो हम
अपने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस हमारी जो ऐप है अचीवर कनेक्ट, उस पर जाके आप ट्राई कर सकते हैं, हमारे लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं वहाँ पर। और हमारी ऐप से लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर प्रेजेंट, मॉक टेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। आप देख सकते हैं कितनी आपको ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है। तो उस ऐप पे जाके प्रैक्टिस ज़रूर करिए ताकि आपको इस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। कमेंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट पे हमें भेजिए, बताइए। लेट अस नो व्हाट वी कैन डू फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।